Namaskar, ladies and gentlemen. I am right now in Thiruvananthapuram, Kerala, and I've been getting a lot of messages to analyze the phase 1 voting percentage. I've been a bit late in that because I've been on travel, and as you can see, I'm right now on the phase 2 journey with my team. So I will analyze this and I will do it in Hindi and English. I'll try to mix both the languages. पहली बात जो आपको समझने की जरूरत है, क्या ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज क्या होता है, उससे ज्यादा मैटर ये करता है कि उस वोटिंग परसेंटेज को कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है. What is the total voting percentage? It is important, but what is more important is what constitutes that total voting percentage. Point number 1. So which means that मान लीजिए कि voting percentage किसी जगह पे 60-62 होता है, उस 60-62 में से ज्यादा वोटर्स किसके निकले हैं, क्या पार्टी ए बीजेपी के निकले या पार्टी बी कांग्रेस के निकले या पार्टी सी के निकले, ये हमको देखना होगा. अब इसका मैं उदाहरण आपको दो बातों से देता हूँ. Let me go to I have the 2019 and 24 का वोटिंग परसेंटेज which my team has given me, और मैं सबसे पहले जाना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल पे. और अगर आप पश्चिम बंगाल में एक चीज देखेंगे कि तीनों जो सीटें हैं, अलीपुरद्वार, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी, इन तीनों में वोटिंग परसेंटेज 2019 में 83, 84, 86 था, 2024 में 77, 81, 82 है. तो लगभग 3% का डिफरेंस है, बट हायर वोटिंग परसेंटेज है. अब मैं इसको अगर कंपेयर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड की जो सीटें हैं उसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल में वोटिंग परसेंटेज 55, 69, 68 था. इस बार 50, 62, 61 है. अब इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे, बोलेंगे अरे बंगाल में हायर वोटिंग परसेंटेज, उत्तराखंड में कम वोटिंग परसेंटेज है. ये सही तरीका नहीं है एनालिसिस करने का. सही तरीका एनालिसिस करने का ये है कि बंगाल के अंदर वोटिंग परसेंटेज पिछली बार जितना ही वोटिंग परसेंटेज है, मतलब दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगाई अपने लोगों को ग्राउंड पे लाने के लिए, और साथ में फ्लोटिंग वोटर और स्विंग वोटर भी निकला. अब पिछली बार ये तीनों सीट बीजेपी ने जीती थी, तो इस बार भी अगर ममता बनर्जी के खिलाफ अंडर करंट होता है तो बीजेपी ये सीटें जीत सकती है. तो पर बॉटम लाइन ये है कि वोटर निकला है और सबने मोबिलाइजेशन किया, इसमें जो स्विंग वोटर भी निकला है. अब उत्तराखंड के अंदर वोटिंग परसेंटेज पिछली बार जितना ही है. इससे यह समझा जा सकता है पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, इनफैक्ट पिछली बार से 4% कम हुआ है. तो अगर कांग्रेस पार्टी एक तरफा चुनाव नहीं लड़ रही, मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रही, तो शायद इसका तात्पर्य ये निकाला जा सकता है कि जो वोटर निकला है वो वोटर से वही निकला है जिसको पता है कि मोदी चुनाव जीतने वाले. ऑपोजिशन के व्यक्ति को भी पता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उतनी ताकत नहीं झोंकी जा रही है सीटों के ऊपर और पोलिंग बूथ के ऊपर. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट द वोटिंग परसेंटेज in Uttarakhand is roughly 4.5-5% lesser than last time, which means that the conclusion or the analysis which can be drawn from this is that is the Modi voter who's come out to vote, who knows that Modi is coming back as the Prime Minister, and he's come out to vote, the candidate has drawn it. Whereas the Congress has not polled heavily and its workers have not come out to vote heavily on the polling booth, because they know that in Uttarakhand they cannot defeat the Bharatiya Janata Party. Last time also it had swept it with 68% vote share. So they've not given a very honest competitive fight. This is how you can read it. There's a possibility of reading it. अब हम अगर जाते हैं फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु में. अब तमिलनाडु के अंदर अगर आपने देखा होगा कि पहले कई सीट्स पे कहा गया था कि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई है, पर उसके बाद में वोटिंग परसेंटेज जब ईसी फाइनल आई तो लगभग उसी के बराबर आया, विच इज अराउंड द 60s ब्रैकेट. आपको तमिलनाडु में एक चीज समझनी पड़ेगी कि बीजेपी जो है वो 2% के वोट शेयर से शुरू कर रही है एज अ पार्टी. वो अगर 14, 15, 16, 17% तक वोट शेयर तक बढ़ती है तो इसका तात्पर्य ये निकाला जा सकता है इट्स ऑन अ राइज, बट टू एक्सपेक्ट इट टू रीच अ 30%, 25% वोट शेयर might be idealist in nature. So in Tamil Nadu there can be growth, but do not forget that the DMK voter is also there on the ground. So there can be a start of a new politics. A disruption always takes time, is what I can say. Now let us move, but there are certain seats where the BJP has polled well. For example, Coimbatore, Vellore, Theni, Tirunelveli. Whether it converts those seats or not, ये हमें देखना होगा जन की बात के एग्जिट पोल में और एग्जैक्ट रिजल्ट में जो 1 जून और 4 जून को आएगा. अब मैं एग्जाम्पल आपको लेना चाहता हूँ मणिपुर में. अब कई लोग बोलेंगे मणिपुर के अंदर की स्थिति क्या है. अगर आपने देखा होगा कि मणिपुर का जो डेटा मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ कि मणिपुर में पिछली बार 2019 में भी जो वोटिंग परसेंटेज इनर और आउटर मणिपुर में हुआ था 81 और 84 हुआ था. इस बार भी इनर और आउटर वोटिंग परसेंटेज में 76 और 65 हुआ है. तो 76 और 65 वोटिंग परसेंटेज इस बार इनर और आउटर में हुआ, मतलब पिछली बार से कंपैरेटिवली काफी कम वोटिंग परसेंटेज हुआ है दोनों के अंदर. अब इनर मणिपुर जो है वो मैती डोमिनेटेड है, आउटर मणिपुर कुकी डोमिनेटेड है. कुकी वाली सीट के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा
डिप हुआ है। तो इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है ये हमको एग्जिट पोल में पता है, बट इनर मणिपुर में कंपैरेटिवली ज्यादा हुआ है जब मैती है। तो क्या ऐसा होगा कि बीजेपी एक सीट जीतेगी, कांग्रेस एक जीतेगी, बीजेपी एक जीतेगी, एमपीएफ एक जीतेगी, ये देखना होगा, दोनों सीट कांग्रेस जीतेगी, वी हैव टू वेट एंड वॉच। बट मणिपुर इज अ प्लेस वेयर द वोटिंग परसेंटेज हैज डिप्ड। Ideally, the voting percentage in Manipur, if there would have been a huge anti-incumbency, should have been excessively high in order to poll that enough voters against the Bharatiya Janata Party, which has not happened, which the national narrative was thinking about. So maybe the ground reality is different than what the people in the Latins media or in the central Delhi are talking about. Now let me take another example. बिहार के ऊपर में काफी बात हुई। बिहार में अगर आप देखेंगे कि पिछली बार मेरे पास बिहार की सीट्स में निकाल रहा हूँ आपके सामने, बिहार की जो सीटें गई है मैदान के अंदर, वो बिहार की सीटों के अंदर मैं नाम बोलूंगा जमुई के साथ में अगर दूसरी सीट गई है बिहार के अंदर, जमुई के साथ में अगर बिहार के अंदर गई है औरंगाबाद, गया, नवादा। अब इन सीटों में पिछली बार अगर आप देखेंगे 53, 56, 55, 49 वोटिंग है। इस बार भी 51, 49, 61, 43% वोटिंग है। तो मतलब उसी के अराउंड है, थोड़ा 3-4% डिप है। तो कहने का मतलब इसका जो कारण दूसरा है, इसका कारण ये है कि बिहार के अंदर कई पार्ट ऑफ माइग्रेंट लेबर्स होते हैं जो ईस्टर्न यूपी और बिहार के अंदर बाहर रहते हैं, तो वोटिंग के समय वो वापस नहीं आ पाते, कामकाज से सब छुट्टी नहीं लेते। दिस इज व्हाई दिस रीजन विल ऑलवेज सी अ कंपैरेटिवली लेसर वोटिंग परसेंटेज। दिस डज नॉट मीन that people are not enthusiastic to vote. It's just that in the voter list, some of them are migrant laborers who have not come out to vote and who have not come back to their houses on that day to vote. Now, उसके अलावा मध्य प्रदेश की मैं बात करना चाहता हूँ। एवरेज वोटिंग इन मध्य प्रदेश जो अगर आप देखेंगे सीटों की, वो सीटों की एवरेज वोटिंग परसेंटेज जो मध्य प्रदेश के अंदर हुई है, जो मैंने इस वक्त निकाल रहा हूँ मैं आपके सामने, वो सीटों में अगर आप एक छिंदवाड़ा की सीट देखेंगे तो मध्य प्रदेश की सब सीट 69, 74 इन सब में हुई है, पर छिंदवाड़ा की जो सीट है उसकी वोटिंग परसेंटेज जो है वो 82%। पिछली बार 82 थी, पिछली बार लगभग 82 थी, इस बार 79% तक हुई है। तो ये एवरेज वोटिंग से कहीं कंपैरेटिवली हायर है। तो इसका ये मतलब है कि कांग्रेस ने, नकुलनाथ ने, कमलनाथ ने भी अपने वोटर्स को निकाला है, बीजेपी भी नहीं निकाला है। क्या इस बार बीजेपी ये सीट जीत पाएगी, ये हमें देखना होगा। बट हियर यू हैव टू नो दैट बोथ द वोटर्स हैव कम आउट टू वोट। So what I am trying to conclude in the last 6 to 7 minutes is that the opposition is only able to take out its votes in the seats where its candidate is strong enough to get its voters to the polling booth. Whether those voters vote for the polling booth or not, for the Congress party or the opposition party, we have to wait and watch. But in totality, कहने मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ उन्हीं सीट्स के ऊपर ऑपोजिशन अपने वोटर्स को निकाल पाया है जहां पे उसके कैंडिडेट्स बहुत मजबूत है और वो कुछ वोटर्स को ग्राउंड पे मोदी के खिलाफ compete करने में कोशिश कर रहे हैं या स्ट्रेंथ लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां 35% से ज्यादा मुस्लिम वोट है, वहां पे जो वोटर्स है वहां पे अच्छी खासी पोलिंग हुई है। जहां 40% से कम वोटिंग है, वो एवरेज उन सीटों की वोटिंग से कंपैरेटिवली कम वोटिंग हुई है। सो व्हिच मींस अगेन दैट यहाँ पे जैसे सहारनपुर, मुरादाबाद, यहाँ पोलराइजेशन, काउंटर पोलराइजेशन देखने को मिला है। और ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी 2014 में जहां मेजॉरिटी ये सीट जीती थी वो आंकड़ा रिपीट करेगी या 19 का आंकड़ा रिपीट करेगी? इसमें सिर्फ 3 जीती थी। 19 में बात दी थी सपा बसपा साथ में आए थे तो मुस्लिम वोट कंसोलिडेट एक तरफा हुआ था। सपा और कांग्रेस का अलायंस साथ में अभी तक वर्क नहीं कर पाया उत्तर प्रदेश में, जो पास्ट असेंबली इलेक्शंस में हमने देखा था 2022 के। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई एम नॉट सरप्राइज इन एनी मैनर विद द वोटिंग परसेंटेज एंड आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज विद व्हाट आई एम सीइंग ऑन द ग्राउंड। What constitutes the voting percentage most important? Maybe the conclusion of the voting percentage can be that the voter who is voting Narendra Modi has come out to vote, and the opposition voter knows that Narendra Modi is winning this election, and the opposition is not declared a prime ministerial candidate. The Congress is not fighting even on 350 seats. Earlier it used to fight on 450 plus seats. So there is no serious competition at place, and this is where when everybody knows that one person is coming, nobody likes to vote confusion, everybody likes to vote clarity over confusion. Whether that happens or not, ये हमको एग्जिट पोल में देखने को मिलेगा। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ में ग्राउंड जीरो केरला में मैं इस वक्त जुड़ रहा हूँ, फेज 2 पे लगा हूँ अपनी टीम के साथ, बट दिस इज माय फेज 1 वोटिंग एनालिसिस। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूँ। आई एम एब्सोल्युटली नॉट सरप्राइज्ड। नमस्कार।